फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, हम आज आगे बात करते हैं। चैप्टर 7 हमारा चल रहा था। चैप्टर 7 की हम थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, न्यूमेरिकल्स भी हमने अच्छे खासे कर लिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड था इस चैप्टर से हमने वो कर लिया है कंप्लीट। अब ये है कि हमारे पास हम मज़ीद इसको आगे लेके चल रहे हैं और अब मज़ीद इसको आगे देखते हैं कि आगे इसमें और क्या चीज़ें। तो अब हम इससे पहले हमने पीएच और पीओएच के न्यूमेरिकल्स किए थे। अब हम बात करने जा रहे हैं मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। अच्छा, मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स हमने 9th क्लास में भी किए हुए होते हैं, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया नहीं होगा, ये पुराना ही होगा। 9 में अगर आप लोगों ने किया हो, इसे चॉइस पे ना छोड़ा हो, तो वही न्यूमेरिकल्स हैं, उसको जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं। इसलिए इसमें होमवर्क क्वेश्चंस आपके ज़्यादा होंगे, मैं क्वेश्चंस कम ही करवाऊंगा क्योंकि इतने मुश्किल है नहीं है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो देख लेते हैं। पहला सवाल है हमारे पास अभी, 0.4 grams of NaOH is dissolved in 100 grams of water. Calculate the molality of the solution. तो सोल्यूशन की मोलैरिटी हमें मालूम करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने मोलैरिटी और मोलैरिटी के फॉर्मूलाज लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहेगी। मोलैरिटी का एक फार्मूला तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by liters of solution या dm cube of solution। मोलैरिटी का दूसरा फार्मूला जो हमारे पास होता है बेटा, वो ये होता है गिवन मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास डिवाइडेड बाय फार्मूला एटॉमिक या फिर फार्मूला मास, एटॉमिक या फिर फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय mLs ऑफ सोल्यूशन या फिर cm क्यूब। ये बात आप जानते हैं कि मिलीलीटर कहें या cm क्यूब, मिलीलीटर कहें या cm क्यूब कहें, एक ही बात है। अच्छा, दूसरा जो फार्मूला है हमारे पास वो मोलैरिटी का है, तो मोलैरिटी भी देख लेते हैं। मोलैरिटी के फार्मूलाज और मोलैरिटी के फार्मूलाज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक जैसे ही मालूम होते हैं कि लेकिन इनके जो यूनिट्स ऑफ कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ी सी अलग हैं। तो पहला तो सॉल्यूट दोनों में ही नंबर ऑफ मोल्स में होता है, हमने लिख लिया। उसके बाद किलोग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा देख लें, दूसरा फार्मूला मोलैरिटी का जो है वो गिवन मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक या फिर फार्मूला मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। तो ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन ये हमारे पास फार्मूला है मोलैरिटी और मोलैरिटी दोनों का, जो आपके सामने लिख दिया है। सबसे पहले तो आप इस फार्मूला को नोट कर लीजिए और इस फार्मूला के हवाले से जो भी बातें हैं वो फिर हम न्यूमेरिकल्स में करते चलेंगे। तो सबसे पहले ये फार्मूला आप अपने जहन में रख लें, फिर आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स फिर आगे चलते हैं। इसमें मज़ीद जो हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है उसको देख लेते हैं। 0.4 ग्राम्स ऑफ NaOH, सवाल मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे। 0.4 grams of NaOH is dissolved in 100 grams of water, is dissolved in 100 grams of water। पानी के 100 ग्राम्स में उसको डिसॉल्व किया। कैलकुलेट मोलैरिटी। आपसे कह रहे हैं कि आप मोलैरिटी मालूम कीजिए। देख लेते हैं कि मोलैरिटी किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी। सबसे पहले फार्मूला में हमें डेटा बनाना है और देखें, सबसे पहले डेटा के साथ साथ हम ये भी जज करेंगे कि हमें फार्मूला कौन सा लगाना है, ठीक है ना। दो फार्मूलाज हैं मोलैरिटी के, इसमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 0.4 grams ऑफ NaOH। बेटा ग्राम यूनिट होता है मास का, एज यू नो दैट। तो इसका ये मतलब हुआ कि NaOH का मास गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गिवन मास NaOH का कितना, 0.4 grams।
और इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, यानी कि सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है 100 ग्राम्स, तो इट इज मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट कितना हो जाएगा ये 100 ग्राम्स। अब जरा गौर कीजिए, जो मोलैलिटी के दो फार्मूलाज थे, एक फार्मूला तो वो था जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, एक फार्मूला ये था, और एक था गिवन मास अपॉन फार्मूला मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय गिवन ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, ये दो फार्मूलाज थे। तो जो डाटा हमारे पास गिवन है उसके हिसाब से पहला वाला फार्मूला नहीं लगा सकता, क्योंकि पहले वाले फार्मूला के लिए तो आपके पास मास सॉल्यूट जो है वो मोल्स में गिवन होना चाहिए, मास में नहीं। तो इसका ये मतलब होता है कि अब सिर्फ एक ही फार्मूला हमारे पास चॉइस में बचता है, और वो है दूसरा फार्मूला। तो इस वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें दूसरा फार्मूला ही लगाना है। अच्छा, दूसरे फार्मूले को अगर मैं आपके सामने लिखूं तो दूसरा फार्मूला है मोलैलिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय एटॉमिक या फिर फार्मूला मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। तो ये हमारे पास दो फार्मूला में से जो दूसरा फार्मूला था वो ये है। इस फार्मूला के एतबार से अभी भी दो चीज़ों की कमी है, दो चीज़ें और होनी चाहिए। एक चीज़ तो कम से कम वो एक तो मुझे मालूम क्या करना है भाई, मुझे मोलैलिटी मालूम करनी है, तो मैं वो लिख लेता हूँ, मोलैलिटी मुझे मालूम करनी है। और क्या है मिसिंग, फार्मूला मास मिसिंग है ना। तो इसमें एटॉमिक मास ही सीधे सीधे फार्मूला मास लिखते हैं, इसमें फार्मूला मास मिसिंग है ना। तो फार्मूला मास NaOH का हम कैलकुलेट कर लेते हैं, NaOH का फार्मूला मास हम कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा फिर हम वैल्यूज को पुट करते हैं। NaOH का पहले फार्मूला मास निकालते हैं। सोडियम का एटॉमिक मास 23, अगले एटम पे जाना है, बीच में प्लस लगाना है। ऑक्सीजन का मास 16, अगले एटम पे जाना है, बीच में प्लस लगाना है। हाइड्रोजन का 1, प्लस करोगे सबको तो हो जाएगा ये 40 AMU। एटॉमिक मास के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, पेपर में एटॉमिक मास गिवन आता है एलिमेंट्स का, ठीक है। तो जरा गिवन मास क्या आ रहा है बेटा, 0.4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट जो आ रहा है। अच्छा, फार्मूला मास क्या है 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आपके पास 100 है, ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन 100 है। तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4 से ये 0, 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 0.4 डिवाइडेड बाय 4 जो ये आ रहा है, ये क्या आ रहा है 0.4 को आप मजीद 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.1 मोलैलिटी। अच्छा, मोलैलिटी का जो यूनिट होता है वो आपके पास या तो होता है मोल्स पर केजी, ठीक है, एक ये इसका यूनिट होता है, और इसके शॉर्ट फॉर्म में हम स्मॉल m लिखते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोल्स पर केजी, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आप नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हमारा अपना सवाल है, इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। डिटरमाइन द मास ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 ml ऑफ 0.85 मोलर HCl। सवाल में आपसे ये कहा जा रहा है कि एक HCl सॉल्यूशन है, उस HCl सॉल्यूशन के डिटरमाइन द मास ऑफ HCl रिक्वायर, यानी कि इसमें आपको जो सॉल्यूट का मास होता है ना वो आपसे पूछा है। तो गिवन मास बेसिकली इसमें आपको मालूम करना है। दूसरा वाला ही फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई होगा। HCl रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 ml ऑफ 0.85 मोलर HCl। अच्छा, इसमें मोलैरिटी दी हुई है आपको, क्या है, कैपिटल M का मतलब मोलैरिटी है और स्मॉल m का मतलब मोलैलिटी है, ठीक है। और ml ऑफ सॉल्यूशन कितना बताए हैं आपको, ml ऑफ HCl या सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ml ऑफ सॉल्यूशन बताया हमें 400 ml, ठीक है। अच्छा, सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूला मास की भी ज़रूरत होगी, तो हम फार्मूला मास भी लिख लेते हैं। फार्मूला मास HCl का, हाइड्रोजन का एक एटम
अगले एटम पे जाना है, बीच में प्लस लगाना है। क्लोरीन का मास 35.5, दोनों को प्लस कर लें तो जाएगा 36.5 AMU। अच्छा, एटॉमिक मासेस के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सबके एटॉमिक मासेस हमें याद करने होंगे, ऐसा नहीं है। हमें किसी के भी एटॉमिक मास को याद करने की ज़रूरत नहीं है। एटॉमिक मासेस हमें पेपर में गिवन होते हैं। पेपर में सवाल जो क्वेश्चन पेपर आपके पास आता है उस पेपर में आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं ना कहीं देखिएगा आपको तमाम ही एटॉमिक मासेस गिवन होंगे जिन जिन की ज़रूरत आपके पेपर में होगी, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो गिवन मास और इसके बाद अब सॉल्यूशन क्या है भाई, मोलैरिटी का फार्मूला। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट का गिवन मास डिवाइडेड बाय फार्मूला मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय ml ऑफ सोल्यूशन। गिवन मास क्या है भाई आपके पास, गिवन मास पेपर में जो है वो आपको मालूम करना है। मोलैरिटी आपको गिवन है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, इसको सही कर लेते हैं, 0.85 मोलर। अच्छा, इसमें फार्मूला को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। गिवन मास हमें मालूम करना है तो इसके साथ जो कुछ लिखा हुआ है ना इस साइड पर, उस सबको दूसरी तरफ भेजना है और फिर गिवन मास का फार्मूला आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि गिवन मास इज इक्वल टू, अब देखो इस तरफ ml ऑफ सोल्यूशन और फार्मूला मास डिवाइड में नीचे की तरफ लिखा है, जब इसको दूसरी तरफ भेजोगे यानी मोलैरिटी पर, तो ये मोलैरिटी के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय फार्मूला मास, ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय ml ऑफ सोल्यूशन। इनको डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, क्योंकि 1000 यहाँ पर गिवन मास से मल्टीप्लाई हो रहा है और ऊपर लिखा है। जब इसको दूसरी तरफ भेजोगे तो ये ऊपर से नीचे आ जाएगा डिवाइड में। पुट करते हैं वैल्यू, मोलैरिटी 0.85 मल्टीप्लाई बाय फार्मूला मास कितना है HCl का 36.5 मल्टीप्लाई बाय ml ऑफ सोल्यूशन 400, डिवाइड करेंगे इसको 1000 से। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, इन सब चीज़ों को जब मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसको देख लेते हैं। 0.85 मल्टीप्लाई बाय 36.5 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 1000, क्या आंसर आ गया हमारे पास 12.41 ग्राम्स। सो आंसर आ गया हमारे पास 12.41 ग्राम्स। इस सवाल को कॉपी करें, फिर मज़ीद आगे चलेंगे। स्टूडेंट्स फिर आगे देखते हैं। ये हमारे पास अगला सवाल, 2 grams ऑफ एसिटिक एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर टू मेक 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, फाइंड कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलैरिटी। इस सवाल में भी हमें मोलैरिटी ही मालूम करनी है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलैरिटी कहा जाए या कॉन्सेंट्रेशन कहा जाए एक ही बात है। तो देख लेते हैं कि इसमें भी किस तरीके से सॉल्यूशन होगा। तो डेटा बनाना है सबसे पहले तो हमें। तो डेटा के लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, 2 grams ऑफ एसिटिक एसिड, 2 grams गिवन है, बेसिकली मास गिवन है एसिटिक एसिड का, गिवन मास एसिटिक एसिड का 2 grams इज डिजॉल्व इन वाटर टू मेक 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ml ऑफ सोल्यूशन बताया बेटा हमें, ml ऑफ सोल्यूशन कितना बताया, 200 सेंटीमीटर क्यूब। एक ही बात है, सेंटीमीटर क्यूब का है या ml ऑफ सोल्यूशन का है। फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन इन मोलैरिटी, हमें मोलैरिटी इसकी मालूम करनी है। अच्छा, सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि हमें फार्मूला मास की भी ज़रूरत है। तो फार्मूला मास इसका क्या है, एसिटिक एसिड का फार्मूला देख लेते हैं पहले। तो CH3COOH, तो देख लेते हैं। सबसे पहले कार्बन लिखा हुआ है, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, अगले एटम पे जाना है, बीच में प्लस लगाना है। हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है, 3 एटम्स का 3 हो जाएगा, अगले एटम पे जाना है, बीच में प्लस लगाना है। कार्बन के एक एटम का मास 12 अगेन, अगले एटम पे जाना है, बीच में प्लस लगाना है। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16, अगले एटम पे जाना है, बीच में प्लस लगाना है। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16, अगले एटम पे जाना है, बीच में प्लस लगाना है। हाइड्रोजन के एक एटम का मास 12, तो इनको प्लस कर लेते हैं। 12 + 12 24, 24 + 16 40,
40 प्लस 16 56 प्लस 1 57 57 प्लस 1 प्लस 3 60। तो टोटल इसका मास आ गया हमारे पास 60 AMU। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो फॉर्मूला तो वही कॉमन है मोलैरिटी का, इसमें मुझे नहीं लगता कि अब आपको मजीद कोई इशू होगा। मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय ml ऑफ सॉल्यूशन। तो गिवन मास क्या है? गिवन मास हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास क्या है 60 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय ml ऑफ सॉल्यूशन 200। तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2 एंड 2 1 2। 10 डिवाइडेड बाय 60 हमारे पास है, तो इसको देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास। 10 डिवाइडेड बाय 60 0.166 मोल्स मोलैरिटी, 0.166 मोल्स पर लीटर। अच्छा, मोलैरिटी का भी जो यूनिट होते हैं, मोलैरिटी को 2 यूनिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं दोनों यूनिट्स की आपसे बात कर लेता हूँ। एक तो मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल्स पर लीटर, ठीक है, और एक इसका यूनिट होता है, सिर्फ कैपिटल एम लिख देते हैं, इसको हम पढ़ते हैं मोलर। इसको क्या पढ़ा जाता है? इसको क्या पढ़ा जाता है? इसको पढ़ा जाता है मोलर। या तो आप सिर्फ ऐसे कैपिटल एम लिख दें, यानी इसकी जगह अगर आप कैपिटल एम भी लिखते तो भी सही होता, या फिर मोल्स पर लीटर लिख दें। जो आपको मुनासिब लग रहा हो वो आप कर सकते हैं। अब इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर हम इसमें मज़ीद आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, फिर आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स का मौजूद है। ये सवाल 2018 में आया हुआ है पेपर में। तो सवाल देख लेते हैं क्या है। 4 grams of NaOH is dissolved in 2.5 dm³ of solution. Find its pH and molarity. तो आपको NaOH का मास बताया गया और लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन बताया गया 2.5 dm³ ऑफ सॉल्यूशन। आपसे ये कह रहे हैं कि आप एक तो इसकी मोलैरिटी मालूम करें सॉल्यूशन की, और फिर इसकी पीएच भी बताएं। तो पहले मैं इसकी मोलैरिटी मालूम कर लेता हूँ, क्योंकि जिस वक्त मेरे पास मोलैरिटी आ जाएगी उस वक्त मेरे पास पीएच को निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि पीएच के लिए भी हमें सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर होती है। तो अगर हमें सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता होगी तो हम पीएच भी नहीं निकाल सकते। इसलिए इस सवाल में मैं पहले कॉन्सेंट्रेशन मालूम करूँगा सॉल्यूशन की, यानी कि पीएच मालूम करूँगा। जब मुझे पीएच पता चल जाएगी तो फिर मैं उसके बाद अगले स्टेप में पीएच मालूम करूँगा। ठीक है, देख लेते हैं कि स्टेप्स किस तरीके से होंगे इसके। तो सबसे पहले मैं मोलैरिटी के ऊपर फोकस करूँगा। ठीक है, तो 4 grams of NaOH is dissolved in 2.5 dm³ of solution. मास गिवन है बेटा, गिवन मास है हमारे पास कितना 4 grams NaOH की, और लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन बता रहे हैं। अच्छा, अब की बार ये देखिएगा 2.5 dm³ है, ठीक है ना। तो dm³ से मतलब यहाँ पे लीटर्स में दिया हुआ है, मिलीलीटर में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या जो आपको अच्छा लगे। ये दिया हुआ है हमें 2.5 dm³, ठीक है। और मुझे मोलैरिटी मालूम करनी है, इसके अलावा मुझे पीएच मालूम करनी है, और मुझे ये भी पता है कि मुझे फार्मूला मास की रिक्वायरमेंट होगी। तो NaOH का फार्मूला मास मैं पहले भी कैलकुलेट कर चुका हूँ पिछले सवालों में, इसलिए मैं अब कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 48, लेकिन आप पेपर में कैलकुलेट करके दिखाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय ml ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारे पास एक फार्मूला था जिससे हम अभी तक के सवाल सॉल्व करते हुए हैं। अच्छा, इस फार्मूला में थोड़ा सा इशू है, मतलब इस बार अभी तक जब भी हमने फार्मूला को इस्तेमाल किया तो हमें मास गिवन होता था सॉल्यूट का, और
सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम हमें बताया जाता था वो मिलीलीटर्स में बताया जाता था, हम यहाँ पे पुट कर लेते थे। अब थोड़ा सा एक इशू है, और वो इशू क्या है? वो इशू ये है कि यहाँ पे dm³ ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, 2.5 dm³ ऑफ सॉल्यूशन, मिलीलीटर नहीं दिया हुआ। सो अब हम क्या करेंगे? तो आप इसको अगर लीटर्स की फॉर्म में भी पुट करके करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसको फॉर एग्जांपल जैसे कहते हैं कि हम मिलीलीटर की फॉर्म में इसको पुट करना चाह रहे हैं तो आप मिलीलीटर की फॉर्म में भी इसको पुट कर सकते हैं, इसमें भी कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, अगर इस फॉर्मूला को मिलीलीटर की डायरेक्ट लीटर की फॉर्म में पुट करके आप करना चाहते हैं तो आपको ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। तो बदलने के बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/dm³ ऑफ सॉल्यूशन। ये ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी बात हो रही थी इसमें चूंकि वॉल्यूम dm³ में आया हुआ था, तो हमने क्या करना था? इसको 1/dm³ ऑफ सॉल्यूशन कर देंगे तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, या 1000 डिवाइडेड बाय ml ऑफ सॉल्यूशन रखेंगे तो इस 2.5 dm³ को आपको cm³ में कन्वर्ट करना होगा। तो उसको देख लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से ही सॉल्यूशन लेकर चलूंगा ताकि आपको, बल्कि एक ही तरीका को अप्लाई कर लेते हैं। बता मैंने दोनों दिए आपको, ठीक है ना। इसको मैं अलग कलर से शो करके मेंशन कर देता हूँ थोड़ा, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये 1 dm³ ऑफ सॉल्यूशन इस तरीके से लिख लेते हैं। अच्छा, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि या तो ये कर लो या फिर ये कर लो, दोनों में से कोई एक कर लो, ठीक है बेटे। तो मैं इस वाले ही तरीके को डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। इसका गिवन मास आ गया मेरे पास 4 ग्राम, डिवाइड बाय फॉर्मूला मास इसका आ गया 40 मल्टीप्लाई बाय 1000, बल्कि इसको ये वाला नहीं, ये वाला तरीका यूज़ कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 2.5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। .04 इसका आंसर है। तो मोलैरिटी का, मोलैरिटीज़ की आ गई, मोलैरिटीज़ की आ गई 0.04 मोलर, ठीक है, मोलैरिटी आ गई। अच्छा, अब मुझे क्या फाइंड करना है? अब मुझे फाइंड करना है सॉल्यूशन का पीएच, ठीक है ना। तो अच्छा देखो, जो पीएच आई है, तो पीएच के लिए तो हम पीएच निकालने के लिए बेसिकली हमें कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है पीएच निकालने के लिए हमें। तो अब कॉन्सेंट्रेशन हमने निकाल ली 0.4 मोलर। अच्छा, ये जो कॉन्सेंट्रेशन आई है, ये कॉन्सेंट्रेशन बेटा NaOH की कॉन्सेंट्रेशन है। NaOH इज़ अ बेस। तो अगर NaOH बेस है तो बेसिकली जो कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल रही है ये H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिल रही, बल्कि ये OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिल रही है, ठीक है ना। तो OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे? हम OH निकालेंगे, उससे pH निकाल लेंगे। तो OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इज, मैंने कंसिडर किया कि OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.04 मोलर। तो POH क्या होगा आपके पास? नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, ये POH कैसे निकलता है? pH की थ्योरी ये पूरी जो है वो इससे पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं, बहुत डिटेल में बात की हुई है इसके ऊपर। तो हमने इसके आगे चल रहे 1.39, जब इसका हमने नेगेटिव लॉग निकाला तो POH आ रहा है इसका 1.39, ठीक है, ये POH आ रहा है। तो अब मुझे pH फाइंड करना है, तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है। तो pH प्लस 1.39 इज इक्वल टू 14, pH इज इक्वल टू 14 माइनस 1.39, सिंपल। तो 14 को हमने जब माइनस किया इससे तो हमारे पास आंसर आ गया 12.60। तो pH हमारे पास आ गई बेटा इस सवाल में 12.60। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम मज़ीद आगे चलते हैं। इसके बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर को किस तरीके से फाइंड करना है, ऑक्सीडेशन नंबर की थ्योरी को पढ़ेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इसे आप नोट कर लें पहले, ठीक है बेटा। तो अब हम आगे मूव कर रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से फाइंड होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली है क्या? तो चार्ज ऑफ एनी एटम, हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं चार्ज ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बेसिकली, इसको हम यहाँ इंडिकेट कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी एटम।
जितना भी किसी एटम पर चार्ज होता है उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। नो मैटर द चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बस ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कि किसी एटम पे कोई चार्ज हो तो। अब इसके लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है कि हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है, किसमें, K2Cr2O7 में, K2Cr2O7 में। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए ना आपको कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर यानी उनकी चार्ज की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको कुछ एलिमेंट्स की याद नहीं है, कॉमन एलिमेंट्स की, तो फिर आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उसमें ऑक्सीजन है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। सीजियम फ्रेंशियम तो नहीं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की याद होनी चाहिए। बोरॉन, एल्यूमिनियम की होनी चाहिए। इसके अलावा अगर पी ब्लॉक की तरफ आ जाएँ तो ऑक्सीजन की पता होनी चाहिए, नाइट्रोजन की पता होनी चाहिए और हेलोजेंस की पता होनी चाहिए। तो ये कुछ वो एलिमेंट्स हैं जिनकी अगर आपको चार्ज की वैल्यूज़ पता है तो आपके लिए आसान हो जाएगी। तो मैं आपके लिए एक आसानी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक चार्ज टेबल बना रहा हूँ। देखिएगा कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसके अलावा ग्रुप 3 के एलिमेंट्स में आपके पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, इन दो के कम से कम आपको पता होने चाहिए। लेकिन आगे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास कंफर्म नहीं होता, हमारे पास ज़्यादातर इन्हीं के आते हैं। और अगर पी ब्लॉक की तरफ बात करें तो पी ब्लॉक की तरफ ऑक्सीजन, जो मुझे रैंडमली याद आ रहे हैं मैं सब उनको लिख रहा हूँ। ऑक्सीजन नॉर्मली और फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कुछ कॉमन हैं जो हमारे पास हिस्सा होते हैं। अमूमी तौर पर चार्ज के इनके हवाले से ही बात की जा रही होती है। और फॉस्फोरस हो सकता है इसमें, नाइट्रोजन हो सकता है। तो ये वो कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके चार्ज की वैल्यू बल्कि आपको पता होनी चाहिए। तो मैं इनकी चार्ज की वैल्यू लिख देता हूँ। लिथियम +1 +1 +1 +1 +1 +1 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +3 +3 -2 -1 -1 -1 -1। अच्छा, इनमें जो मैं रेड सर्कल कर रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा हॉट हैं, वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे, मतलब उनके हवाले से सबसे ज़्यादा सवालात या फॉर्मूलाज आते हैं। ये जो रेड बाउंड्री के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं, इनके तो आपको कम से कम चार्जेस याद होने ही चाहिए। बाकियों के तो फिर ना भी हो तो चल जाता है मामला, ठीक है। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से चार्ज की वैल्यू को फाइंड किया जाएगा। देखिए, जब भी कोई न्यूट्रल कंपाउंड आपके सामने आएगा तो किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड के अंदर जो चार्ज, ओवरऑल चार्ज होता है, नेट चार्ज पूरे कंपाउंड का, वो 0 होता है। तो इस पूरे कंपाउंड को आप 0 के बराबर कंसिडर कर लें, इस पूरे कंपाउंड के चार्ज को। अब देखिए, पोटेशियम के एक एलिमेंट पर चार्ज क्या है, +1। अगर 2 एलिमेंट्स होंगे तो ये +2 हो जाएगा, तो इसको हमने लिख लिया +2। अच्छा, और क्रोमियम मुझे मालूम करना है। ऑक्सीजन के एक एलिमेंट पर चार्ज क्या है, -2। तो अगर 7 होंगे तो 7 2 14, यानी कि टोटल हो जाएगा ये -14। तो इसको ऐसे कर लेते हैं। बल्कि पोटेशियम के एक एलिमेंट में चार्ज क्या है, +1, और इसमें 2 एलिमेंट्स हैं तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, क्रोमियम मुझे नहीं पता तो मैं क्रोमियम को ऐसे लिख लेता हूँ Cr। ऑक्सीजन का जो है वो माइनस चार्ज है ना, -2 चार्ज है इसके ऊपर, उसको हमने लिख लिया माइनस, और -2 चार्ज है, प्लस की भी लिख लो, -2 चार्ज है और 7 है टोटल। देखो 2 1 2 प्लस क्रोमियम नहीं पता, 7 2 14 और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया -14 0। अब देखो 2 और -14 कितना हो गया, 2 और -14 हो गया ये -12 के बराबर। अच्छा, क्रोमियम भी तो 2 है ना, इसको भी 2 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब -12 को जब उधर भेजोगे तो ये और 12 आ जाएगा, यानी इधर आके प्लस का होगा। अब क्रोमियम को इधर ही रखो, 2 को उधर भेज के डिवाइड करो, 2 और 12 को, तो कितना आंसर आ जाएगा क्रोमियम का, 6। इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते। एक
एक आध कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, कोई रेडिकल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास हो फॉर एग्जांपल Mn इन MnO4 नेगेटिव में, आप बताइए ज़रा कि Mn की जो चार्ज वैल्यू होगी वो क्या होगी। बहुत सिंपल है। देखो मैंने कहा जब कंपाउंड ऑन द होल न्यूट्रल होता है तो उसको हम इक्वल टू 0 के बराबर कंसिडर करते हैं, लेकिन अभी ऑन द होल 0 नहीं है, तो अभी इसको हम कंसिडर कर लेंगे इक्वल टू 1 के, -1 के, ठीक है। इसके ऊपर -1 चार्ज नजर आ रहा है। मैंगनीज मुझे मालूम करना है, मैंगनीज को ऐसे लिख लेते हैं प्लस, अच्छा ऑक्सीजन के एक एलिमेंट पर चार्ज होता है -2, तो -2 चार्ज है, और कितने एलिमेंट्स हैं, 4 हैं, 4 एटम्स हैं, 4 अच्छा Mn प्लस माइनस माइनस 4 2 8 इज इक्वल टू -1 Mn अच्छा -8 को जब उधर भेजोगे तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 7, यानी मैंगनीज के ऊपर चार्ज क्या है, यहाँ पर मैंगनीज के ऊपर चार्ज है +7। इसी तरीके से एक और एग्जांपल जो पास पेपर्स में हमारे पास आई हुई है उसको देख लेते हैं। बस क्या है ये Cl in MgClO4 ट्वाइस, ये है हमारे पास Cl in MgClO4 ट्वाइस, ये है हमारे पास MgClO4 ट्वाइस। इसमें हमने क्लोरीन की चार्ज वैल्यू हमें बतानी है, तो इसको मैं यहाँ करने के बजाय दूसरी तरफ लिख लेता, ज़्यादा बेहतर होता। अच्छा इसको हम अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। आप एक काम करें, आप ये नोट कर लें, मैं ये वाला हिस्सा बोर्ड का मिटाऊंगा और बाकी सवालों को यहाँ सॉल्व करूँगा, तो आप इसे नोट कर लें एक मरतबा, फिर आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं भाई, Cl in MgClO4 ट्वाइस, तो उसको देख लेते हैं। अच्छा अब इसमें हमने क्लोरीन के चार्ज की वैल्यू को पता करना है ना। अच्छा ये देखो, ये जो नीचे ट्वाइस लिखा हुआ है ना, तो ये 2 जो है ये Cl से मल्टीप्लाई हो रहा है और ऑक्सीजन से भी, तो 2 1 2 क्लोरीन एंड 2 4 8 ऑक्सीजन बेसिकली यहाँ पर है। तो इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा सिंपल हो जाए, लेकिन ये 2 मैग्नीशियम से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो MgCl2O8 ये कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बन रहा है अगर ट्वाइस को हटा दें तो। अच्छा कंपाउंड के ऊपर ऑन द होल कोई चार्ज नहीं है, तो इट इज इक्वल टू 0 देख लेते हैं। मैग्नीशियम का चार्ज होता है +2, क्लोरीन मुझे मालूम करना है, तो प्लस, अच्छा Cl2 है ना, तो 2Cl, और ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन के एक एटम पर होता है -2, यहाँ कितने एटम्स हैं, 8 है ना, तो उसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 + 2Cl 8 2 16 -16 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर उसको, 2Cl बचा, माइनस प्लस माइनस -14 इज इक्वल टू 0। 2Cl अच्छा -14 को उधर भेजोगे, प्लस का 14 हो गया, तो 2 को उधर भेज कर डिवाइड कर लो, Cl 14 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, Cl इज इक्वल टू +7। क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ गया ऑक्सीडेशन नंबर +7। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला हमारे पास अभी देख लेते हैं। सोडियम, इसमें हमें सल्फर की चार्ज वैल्यू मालूम करनी, सल्फर इन Na2S2O7, ठीक है, Na2S2O7 देख लेते हैं। इसमें क्या है हमारे पास चार्ज वैल्यू सल्फर की, तो Na2 सोडियम के ऊपर एक एलिमेंट के ऊपर +1, 2 होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, अगले एटम पे जाना, बीच में प्लस लगाना है, सल्फर मालूम करना है, तो 2s लिख लेता हूँ, फिर प्लस लगाओ, ऑक्सीजन का है -2 और 7 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है 0, तो 2 1 2 2s और 7 2 14 माइनस का, तो 2 और ये सॉल्व करेंगे तो ये 2s -12 बचेगा, सल्फर को उधर ही रहने दो, 12 उधर जाएगा, 2 को उधर भेज कर डिवाइड कर लो, सल्फर के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 प्लस का 6, तो इधर सल्फर पे चार्ज क्या है +6 है सल्फर पे चार्ज, ठीक है। तो इसे नोट कर ले बेटा, फिर आगे चलते हैं, मज़ीद कुछ और फार्मूलाज देखते हैं। बेटा होप सो आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा इस पूरे को। तो हम आगे चलते हैं और अब आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ज़रा उनको भी ध्यान से देख लेंगे अभी। बेटा ये आपके होमवर्क असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं, इन सबको ध्यान से देख लीजिए, ये सारे आपको मुझे करके खुद से चेक कराने हैं। अच्छा एक और बात मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर दूं
कि जब आप लोग इन सवालों को सॉल्व करेंगे तो मुझे सिर्फ सॉल्यूशन नहीं भेजेंगे, बल्कि उस सॉल्यूशन के साथ सवाल भी लिख कर भेजेंगे। ये आप लोगों के लिए लाजमी है, ठीक है। मैं सवालों को एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सवालों को सुन लीजिए कि किसी को अगर इशू आए तो उसे सवालों का पता हो। पहला सवाल जो लिखा है वो अ सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 4.9 ग्राम्स ऑफ H2SO4 इन 250 ग्राम्स ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा सवाल, what will be the molarity of NaOH solution if 38.6 gram NaOH is present in 2.5 dm cube of solution। तीसरा सवाल, a 500 centimeter cube of solution is prepared by dissolving 1.26 gram of HNO3 in H2O, calculate molarity of the solution। चौथा सवाल, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 0.5 ग्राम्स ऑफ NaOH इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सोल्यूशन। पांचवा सवाल, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4.5 ग्राम्स ऑफ NaOH इन 500 सेंटीमीटर क्यूब्स ऑफ वाटर। ये 5 सवाल मोलैरिटी और मोलैलिटी के टॉपिक से रिलेटेड हैं असाइनमेंट के। अगले जो 8 सवाल हैं उनको देख लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर इनमें मालूम करना है, तो P in H3PO3 फार्मूला लिखा है। नंबर 2 है O in OF2, 3 लिखा है Cr in Cr2O7 होल -2 है, ठीक है। याद रखिएगा ये पूरे पर -2 है, ऑक्सीजन पर -2 नहीं है, ठीक है। मैं इसको डिटेल कर देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए, इसको आप ब्रैकेट में लिख लें ताकि आपको ये याद रहे कि ये होल -2 है, ये भी होल -4 है, ठीक है। तो चौथा फार्मूला है हमारे पास P in P2O7-4 होल पे। पांचवा है S in H2SO4। छठा फार्मूला है Cl in KClO3। सातवां फार्मूला है S in Na2SO4 और आठवां है कार्बन इन CaCO3। तो ये आपके फार्मूलाज हैं, या असाइनमेंट क्वेश्चन हैं, ये आपने मुझे कल तक सबमिट करवाना है। और thank you for your attention. If you have any queries, you can ask me directly. Thank you.